नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इरेडास को लेकर। जो इरेडा तो शॉर्ट फॉर्म में कहलाती है और जो डिमांड है मार्केट को लेकर के उस पे कितनी खड़ी उतरती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो खास करके एनबीएफसी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, सरकार की कंपनी रही है और रिन्यूएबल सेक्टर के लेकर के इनका कारोबार फैलती दिखी है। जहाँ पे अलग-अलग चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, इसमें इन कंपनी का क्या है, भार है। 90% तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट का ये लोन प्रोवाइड करती है। चाहे इथेनॉल हो, वेस्ट टू वे एनर्जी का सवाल हो या फिर कंपोज्ड बायोगैस का सवाल हो या फिर बायोमास कंडीशन को देखा जाए। और ये एनर्जी सेक्टर में चाहे वो सोलर हो, चाहे कर्नल सोलर हो, इसमें कंपनी का कामकाज रहा है और ये कंपनी केवल और केवल लोन प्रोवाइड कर। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट में ये स्थिरता बना पाएगी या लगातार पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट दर्ज करती देखी गई है वो क्या गहराता दिख रहा है या मार्केट पुलबैक की तरफ इशारा करने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, आजकल सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो बजट का। आखिर सरकार जो है अभी जो बजट आने वाला है उसमें कहाँ पे कितना एलोकेशन करती है। और वैसे भी ये जो सेगमेंट है, जिस सेक्टर की कंपनियां हैं, पावर सेक्टर को फाइनेंस देने वाली कंपनी, इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की बात किया जाए तो मार्केट में इनको डिमांड बनेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में एनर्जी को लेकर के डिमांड है उसमें कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे सरकार ही फोकस दे रही है और वो इजिली इंस्टॉल्ड की बात भी शामिल करता है। कंपनी को लेकर देखा जाए तो मार्केट में इनको जो बाकी कंपनियां हैं उसके नतीजे के हिसाब से इनका जो स्टॉक पी है वो आज भी बुल दर्ज करती है। और इसके अलावा कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल सरकार के 75% रखी है और साथ में आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए 17 से लेकर 9% की दिशा दिखाती है। ऑलमोस्ट कंपनी जो लोन प्रोवाइड करके कंपनी कमाती है उस 25% तक की कमाई उस कंपनी के पास होता है। सोचिए, जहां लोन केबल केबल कितनी परसेंट देती है लोन पे, सोचिए, और 90% तक की लोन प्रोवाइड करती है, उसमें से 24-25% की कमाई को सेविंग भी कर लेती है। और कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ कंपनी को जिक्र किया है जिसमें कि इंडियन रेलवेज होगा, पावर फाइनेंस होगा, रिक लिमिटेड होगा। और जो कि इन तीन कंपनी की बात यदि करें तो ये तीनों कंपनी एक ही सेगमेंट से जुड़ी हुई दिखती है। ये भी पावर के लिए देती है, ये भी पावर के लिए देती है, ये भी पावर के लिए देती है। बाकी दो जो कंपनियां हैं वो एक तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और एक इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी रही है। सभी का आंकड़ा देखेंगे, क्या बजट से आने वाली इफेक्ट क्रिएट करेगी या हिट करने की कोशिश करेगी। रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को भी देखा जाए, यहाँ पे दिसंबर तक का रिजल्ट है तो कंपनी का जो हलचल रहा वो सेल्स में थोड़ी बहुत हलचल क्रिएट करती देखी गई, जबकि पिछले पिछले ऑल रिकॉर्ड के मुताबिक मार्केट में सस्टेन करती दिखी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट से लगातार बढ़ोतरी दर्ज करती देखी गई क्यू और क्यू के बेसिस पे। वैसे ही यदि आप वाई वाई के डेटाबेस पे देखेंगे तो करीब 100 बेसिस पॉइंट का और जो वाई वाई में शेल्स का आंकड़ा था वो काफी बेटर साबित होती देखी गई है। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी का सेल्स लगातार ग्रोइंग फील्ड में दर्ज करती है, वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी 31% तक की प्रॉफिट बुक करती है। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है जो क्या आज भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी जा सकती है। सोचिए, एक साल में जो स्टॉक मार्केट में अपने पिक पे थी और पिक पे के बाद मार्केट आधा साल चलती है और आधा साल फिर प्रेशर में देखने को मिलती है और उस प्रेशर्स वाले में दोबारा मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है अगले साल के चलने के लिए, क्योंकि सरकार की कुछ बजट आएगी, बजट के हिसाब से उड़ना चालू करेगी या गिरना चालू करेगी। ऑब्वियसली ज्यादातर तो गिरने का सिलसिला नहीं है, उड़ने का सिलसिला ही शामिल होता है। और सरकार की कंपनियां हैं, सरकार की फोकस है इस सेगमेंट को लेकर के जो हम पे लोन प्रोवाइड करने वाले तेज तेज देखा जाता है। यदि बैलेंस शीट को छोड़ के यदि हम पीयर से कंपेयर करेंगे, जिसकी फंडामेंटली में जो बाकी जो कंपनियां हैं उसकी रफ्तार के आगे यहाँ पे सबसे ज्यादा रफ्तार तेज है, चाहे रेलवे से, चाहे पावर फाइनेंस से, चाहे रिक लिमिटेड से। अर्थात लगता है कि पावर और रिक जो है वो एक ही ग्रुप की कंपनी रही, जबकि इनका जो रेशियोज है वो काफी ज्यादा बुल दर्ज करती है। जबकि मार्केट में वो बुक वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे तो इसका जो रेशियोज है वो काफी बुल दर्ज करती देखी गई। मतलब निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे क्राउड के भरा पड़ा है। जबकि अर्निंग पर सोर्स के हिसाब से देखा जाए
तो 25% की अर्निंग इसकी है नेट इनकम में, तो इससे ज़्यादा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कमाती है, क्योंकि ये पावर फाइनेंस ये सभी कंपनियों को लोन देती है और ये केवल कुछ चुनिंदे लोगों को लोन देती है। तो ये क्या हो गया, इसमें कुछ स्पेसिफाइड हो गया डेटाबेस, इसको लेकर के 29-30% तक ही काम पावर फाइनेंस कमाती है। ये कमाने का सिलसिला थोड़ा सा ज्यादा नहीं। जबकि होल्डिंग के सवाल को देखा जाए आपस में सभी कंपनियों को, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर एफआई की होल्डिंग जो है काफी कम दर्ज करती है, तो एफडीआई की होल्डिंग भी काफी कम है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की हम इरेडास की बात कर रहे हैं, जबकि पावर फाइनेंस में 17% से ज्यादा डीआई की होल्डिंग है, तो एफआई की होल्डिंग को देखा जाए तो करीब करीब 18% की बात कहती है। तो कंपैरिजन विद द मार्केट कैप के लिहाज से थोड़ा सा छोटा स्टॉक कंपनी है, बट यदि निवेशकों कंटेस्ट में जाहिर करते हैं तो वो काफी कम दर्ज करती देखी गई है कंपैरिजन टू द पावर फाइनेंस कंपनी। जबकि निवेशकों कंटेस्ट इस कंपनी में करीब 26 लाख से ज्यादा निवेशकों कंटेस्ट जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने पहले चर्चा किया कि इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट की बात यदि किया जाए तो यहाँ पे जनरल मीटिंग को लेकर ईजीएम लेकर अपडेट हुआ था। ईजीएम क्यों करने वाली है, इसको लेकर कुछ हो सकती है इसमें ईजीएम में आखिर क्या इंटीमेशंस हैं, ईजीएम में क्या करने वाली है कंपनी, कुछ फंड रेज करने की कोशिश करेगी या कुछ और आंकड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कहते हैं रिमोट वोटिंग की बात उन्होंने कहा, और इसमें क्या करने वाली कहते हैं रेज कैपिटल थ्रू द इशुएंस ऑफ द इक्विटीज हियर। देखिए मैंने पहले कहा कि ये कैपिटल दोबारा इशू करने की कोशिश में है और कैपिटल इशू करके फिर से आम निवेशकों से पैसे लेगी और फिर से वो कारोबारी के पास क्या करेगी, अपनी लॉन्ड बांटने की प्रयास में रहेगी, जिससे क्या कंपनी प्रॉफिट कमाती दिखती है। एनालिसिस पार्ट के वर्सेस पे देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिस्क के एक्सपेक्टेशंस यदि रिटर्न को देखेंगे आपस में कंपेयर करके तो काफी हाई की बात कहती है, कुछ पॉइंट को लेकर रिस्क की बात भी शामिल करता है। जबकि यदि इन सभी कंपनियों को लेकर पिछले एक साल के दौरान के आप चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो सभी कंपनियों की जो रफ्तार रही वो नियर अबाउट सेम रहा है, नियर अबाउट द सेम रहा। बस एडिडास में जो था वो थोड़ा सा ज्यादा बुल दर्ज करती देखी गई क्योंकि मार्केट में इस पोजीशन में आकर के काफी ज्यादा, लेकिन उसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शन से चलती नजर आई, लेकिन वही परसेंटेज किसी का ज्यादा तो किसी का कम। तो ऑलमोस्ट देखा गया कि इंडियन एडिडास से लेकर के इंडियन रेलवेज हो, पावर फाइनेंस, ओडिकोट या टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें 13% एक में उछाल है, तो बाकी में मिनिमम से लेकर 24% तक की एक साल में गिरावट दर्ज करती देखी गई। जबकि पिछले एक महीने में जहां लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, तो मार्केट में जहां बिकवाली था वहां पे कुछ कंपनी में लगातार बिकवाली रहा, तो कुछ कंपनी में लगातार खरीदारी का भी ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ की ट्रेंड मुताबिक ऑलमोस्ट बिकवाली ही रहा है पिछले एक महीने के दौरान में, जहां न्यूनतम से लेकर 10% तक की बिकवाली दर्ज करती देखी गई। तो किसका चार्ट में सबसे बेटर रिटर्न की बात किया गया, बाउंस बैक की यदि बात किया जाए, जहां पे यहाँ पे 3 कंपनी के मैचिंग देखने को मिला, यहाँ पे 2 कंपनी को मैचिंग देखने को मिला, जबकि यहाँ पे आकर के सभी कंपनी की मैचिंग नियर अबाउट सेम था, एक कंपनी को छोड़ के देखा जाए तो किसको, इंडियन रेलवे को छोड़कर। बाकी बाउंस बैक की तरफ देखा जाए तो कुछ कंपनी में काफी ज्यादा बाउंस बैक गिरावट रही, कुछ में गिरावट नहीं दर्ज की। तो सबसे बेटर ऐसा लग रहा है कि इंडियन रेलवे में निवेशकों को लेकर कोई बड़ी बिकवाली नहीं दर्ज करती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। जबकि कंपनी में सरकारी कंपनी ने डिविडेंड का पार्ट कुछ भी नहीं दिया, एक साल पहले लिस्टिंग हुए था स्टैंडअलोन डेटाबेसिस में, विदाउट अर्निंग पर नेट प्रॉफिट पार्ट में अच्छी खासी रुझान ग्रोथ का देखा गया। जबकि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस हो या एक साल में मिनिमम देखा गया कि 8% की ग्रोथ लेवल के साथ ही कारोबार करती देखी गई है। तो ये कुछ पहलू था, हमने इसको समझने की कोशिश किया। यदि उन पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें एक आईपीओ के टाइम पे का क्या सिचुएशन था, तो हमने एक वेबसाइट्स की हेल्प लिया है और यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं इरेडास को लेकर के, अगर कोई डेटाबेस आती है तो सर हम इसको हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के देखा जाए तो जब लिस्टिंग हुआ था तो इस कंपनी में लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लिस्टिंग के टाइम पे करीब 56% की गेन हुई थी लिस्टिंग गेन, लेकिन आज के टाइम की बात किया जाए तो सोचिए मार्केट में 512% तक की रिटर्न क्रिएट करती है, 512% तक की रिटर्न क्रिएट करती है। और ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात ही कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस में 512% मूवमेंट था।
जबकि कंपनी के ज्यादातर फंड जो था किसके पास आया, कंपनी ने कुछ फंड तो सरकार ने खुद निकाली और कुछ तो फंड कंपनी में भी बिजनेस करने की पर्पज से आई थी। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। लेकिन दोस्तों एक हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि टारगेट क्या है, कुछ लोग कहते हैं एसएल क्या है। दोस्तों हमेशा कोई ना कोई टारगेट अपनी अचीव कर रहा है, कोई ना कोई अपनी एसएल के साथ निकल रहा है, क्योंकि 10 के पॉकेट से पैसे निकलेंगे तभी एक के पॉकेट भरेंगे। ऐसा ही मार्केट की रूल है। इसीलिए अपनी पॉकेट पे थोड़ा सा जोर देते हुए समझने की कोशिश करना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ट्रेंड के मुताबिक डिसीजन लेंगे तो शायद मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी जाती है, अदरवाइज पॉकेट से पैसा निकलना आसान है।